हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम बात कर रहे थे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में, जो हमारा लेसन नंबर 6 है और यूनिट 3 का कंसेप्ट है। तो इसका इंट्रोडक्शन में डाल चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। जिसने तक पहले वाली वीडियो ना देखी हो, पहले वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना। और हमेशा किसी भी सीरीज या फिर किसी भी चैप्टर की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग बैलेंस्ड ग्रोथ। तो उम्मीद है आप लोगों को बैलेंस ग्रोथ का मतलब पता है। बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री के अंदर हर एक सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, वो इक्वली डेवलप करे, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड ग्रोथ बोलते हैं। कि कंट्री में हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट इक्वली हो रही है। ऐसा ना हो एक सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाए और दूसरा सेक्टर डेवलप कर ही ना पाए। तो ऐसा होने पे क्या होता है, वो कंट्री जो है फुल्ली डेवलप नहीं करवा पाती, वो अंडर डेवलपिंग नेशन में आ जाती है। और जो भी इकोनॉमी वेल डेवलप्ड हैं उनके हर एक सेक्टर क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बताया इन सब चीज़ों के बारे में। तो रोडान हैज़ रेफर्ड 3 काइंड्स ऑफ इनडिविजिबिलिटीज। अब वो क्या थी 3 तरह की इनडिविजिबिलिटी, वो समझते हैं। एक तो पहला इनडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? वो सही तरीके का होना चाहिए। मतलब हर एक सेक्टर में, जैसे कि मैं बात करूं एग्रीकल्चर की चाहे इंडस्ट्री की, वहां पे प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए। मतलब दोनों का इक्वल लेवल होना चाहिए प्रोडक्शन का। ऐसा ना हो कि एक में तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, जैसे मान चलो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर तो प्रोडक्शन बढ़ा दी, लेकिन दिक्कत है बाकी जो कंजप्शन की चीज़ें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? फिर उसके लिए तो हमें फिर किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हुई है, हमारे वहाँ इंडस्ट्री वाला सेक्टर जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी? फिर अनाज के अलावा वो सब कहाँ से लेना पड़ेगा? फिर मैं फॉरेन कंट्री से, वो हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रेड में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, दोनों का इक्वली डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है दोनों का सही तरीके का होना चाहिए कि प्रॉपर प्रोडक्शन हो दोनों ही सेक्टर में। दूसरा क्या आता है हमारे पास पॉइंट? और इन सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। और जो कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे वो भी क्या होनी चाहिए? ठीक ठाक होनी चाहिए। क्या कई बार क्या होता है, ये सपोज करो अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर वेल डेवलप है, जैसे इंडिया में मान लेते हैं एग्रीकल्चर वेल डेवलप है, तो यहाँ पे अनाज अच्छे लेवल पे उग गए, ठीक है। तो अब जो लोग कंजप्शन कर लेंगे अनाज का, अब उन्हें बाकी चीज़ों के लिए कहाँ पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? दूसरी कंट्री से। वो उसे इंपोर्ट करेंगे, अब वो चीज़ उन्हें महंगी मिलेगी, क्योंकि इंपोर्ट की वजह से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। हो सकता है फॉरेन कंट्री चीज़ें ज़्यादा महंगी हों एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेसेस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ठीक है, जो कॉस्ट है सोशल कॉस्ट वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से खामियाजा किनको भुगतना पड़ेगा? कंज्यूमर्स को। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। डिमांड जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, मतलब इन प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है, किनके बीच में? अलग अलग सेक्टर के बीच में। अब तीसरा हमारे पास फैक्टर क्या आता है यहाँ पे? इनडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ सेविंग्स। अब जो सेविंग्स है, अब मान लो कि हमने पैसा सेव कर लिया, अब पैसा सेव कर लिया, उसे इन्वेस्ट कहाँ करें? कई जने बोलेंगे कि हम सिर्फ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे होगा क्या? उससे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप कर जाएगा, और जो बेचारा एग्रीकल्चर सेक्टर रह गया वो कहाँ जाएगा? जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम अर्बनाइजेशन या फिर ग्रोथ के इतने पागल हो चुके हैं ग्रोथ करने के लिए कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बेड़ा गर्क हो रखा है। क्यों बेड़ा गर्क हो रखा है? भाई ज़मीनें जो है वहाँ पे तो रेसिडेंशियल कॉलोनीज बस गई हैं। अब जब ज़मीनें बचेंगी नहीं तो प्रोडक्शन क्या होगा? और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या भाई? इसे देखा होगा ना आपने, आजकल क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक फूड ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड। तो ये एक दिक्कत बन रही है। तो जो सप्लाई ऑफ सेविंग्स है, जो सेविंग्स है कंज्यूमर्स के पास या फिर पीपल्स के पास, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर एक सेक्टर के अंदर, ताकि हर एक सेक्टर की ग्रोथ जो है वो इक्वली हो पाए। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? तो ये हमारे 3 पॉइंट दिए किसने? रोडान ने। अब हमारे पास अगला क्या आता है? दूसरा पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ नर्क्सी थ्योरीज ऑफ बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। एक तो इनके नाम इतने अजीब अजीब से होते हैं, पता नहीं कौन है। हमारे वहाँ के नाम देखो, सोनू, मोनू, ठीक है, अरे इनके नाम यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम रख के बैठे होते हैं ये। तो ABCD 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट हमारे क्या है? एक तो आता है हमारा क्या? कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है कि जो डिमांड है, ठीक है, बैलेंस ग्रोथ के लिए वो प्रॉपर तरीके से, जैसे इसका वाला पॉइंट नहीं था वही सेम पॉइंट इसका भी है, जो डिमांड है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वो भी हर एक तरह के गुड्स की, ताकि हर एक तरह की गुड्स जो है वो जनरेट की जा सके।
दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे हो सकता है, पॉजिटिव वे में। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई अगर मान लो कि कई लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि भाई इंडस्ट्रीज डेवलप करे। जैसे कि हो क्या रहा है, अब अगर मैं इंडिया में एग्जांपल दूं तो इंडिया में लोग जो है वो अर्बन शहरों में रहने आते हैं, है ना, अर्बन सिटीज़ में रहने आते हैं। क्यों रहने आते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो लोगों को जो है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी इनकम होती है, ठीक है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है। तो इस तरीके से जो है लोग जो है शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर शिफ्ट करते हैं, रूरल से अर्बन एरिया में, ठीक है। अब जिसकी वजह से हो क्या रहा है, तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी, ताकि जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहे और वहीं पे उन्हें काम प्रोवाइड किया जा सके। और इस तरीके से क्या होगा, इंडस्ट्री की प्रॉपर डेवलपमेंट भी होगी। पहले एक बार यहाँ तक उतार लें, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे के अगले टॉपिक्स। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट की। तो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट में क्या आता है कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट को जो है रूरल एरियाज में इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, कंट्री में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज एक साथ डेवलप करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई भी थी, SEZ। अगर आप लोगों को पता हो तो SEZ का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब जो भी ऐसे एरियाज में, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज लगाएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, उल्टा उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो ऐसा क्यों किया गया था, ताकि बिजनेसेस प्रमोट हो, ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ अर्बन एरियाज में लगना चाहते हैं वो रूरल एरियाज में जाए, वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करें, उसके लिए ये फैसिलिटी चलाई गई थी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब क्या है कि हम जो है वो फॉरेन कंट्री से भी हेल्प ले सकते हैं। एक मिनट, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में हमारे पास क्या आया यहाँ पे कि जो बाहर की इकोनॉमीज हैं, जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं अपने आप को बैलेंस्ड ग्रोथ करवाने में। जैसे कि आपने ट्रेड ओपन कर लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आनी शुरू हो गई। अगर सपोज करो हमने ओपन कर दिया अपना मार्केट, ठीक है, जैसे इंडिया ने ओपन कर दिया कि भाई मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, ताकि हमारे वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो जाए और उनको क्या मिल जाए, चीप रेट में लेबर वगैरह मिल जाए, ठीक है, और रिसोर्सेज मिल जाए चीप रेट में। तो प्रोडक्शन जो है वो चीप रेट में हो जाएगी। दूसरा, हमारी कंट्री को दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जो हमारे लोग हैं वहाँ पे क्या होगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, उनके लिए उनको काम मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। और क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे यहाँ पे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, और कोई पॉइंट हाँ, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी शुरू कर देंगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसके बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में और एग्रीकल्चर के बीच में। यानी कि एग्रीकल्चर तो वेल डेवलप है, पर इंडस्ट्रीज जो है वो भी डेवलप होना बहुत बड़े लेवल पे बाकी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सेलरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ। अब इस तरीके से क्या होगा, जो ग्रोथ का रेट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि ग्रोथ होगी बड़े लेवल पे। तो ये भी एक और पॉइंट है कि जो ग्रोथ का रेट है इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस ग्रोथ कर सकते हैं एक कंट्री के अंदर। अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, जिसकी हमने बात की भी थी प्रीवियस वीडियो में, लेविस थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। तो लेविस की थ्योरी अलग थी और इसकी डेफिनेशन अलग थी बैलेंस ग्रोथ के बारे में। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी बैलेंस ग्रोथ की, वो लेविस ने दी थी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसने दो वो दिए अपनी थ्योरी में, दो पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट क्या दिया, इन द अब्सेंस ऑफ बैलेंस ग्रोथ, अगर बैलेंस ग्रोथ नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर, प्राइस इन वन सेक्टर बी मोर देन द प्राइस इन अदर्स। तो एक सेक्टर में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, एक सेक्टर में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा लॉजिक से समझते हैं। अब देखो क्या हुआ, सपोज करो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो चुका है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि अनाज जो है वो प्रॉपर तरीके से उगाया जा रहा है कंट्री के अंदर। और जब अनाज उग रहा है अच्छे तरीके से, तो एक सिंपल सी बात है, तो उसकी सप्लाई में कोई भी कमी नहीं आएगी। जब सप्लाई में कमी नहीं आएगी तो जो भी लोग डिमांड करेंगे, डिमांड फुलफिल हो जाएगी, यानी कि प्राइस जो है वो कम रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज़ की, अगर सपोज करो डोमेस्टिक बिजनेसेस डेवलप नहीं है एक कंट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, तो होगा क्या कि जो भी लोग इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करेंगे, अब उतनी सप्लाई तो है नहीं क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं ही कम, तो डिमांड भी क्या होगी, डिमांड तो वही रहेगी, लेकिन सप्लाई ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसका इंपैक्ट किस पे आएगा कि एक गुड्स के प्राइस तो बढ़ गए और दूसरे टाइप के गुड्स के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो अगर अब्सेंस है किस चीज़ का, बैलेंस ग्रोथ का, एक कंट्री में बैलेंस ग्रोथ अगर नहीं है तो प्राइस इन वन सेक्टर बी मोर देन प्राइस इन अदर्स, तो दूसरे सेक्टरों से एक सेक्टर प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
और उसका मैंने आपको रीजन अभी समझा दिया है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज देन सेवरल बोटलनेक्स अपीयर इन डिफरेंट सेक्टर। जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो यूं थोड़ी ना कि एक बार में ग्रोथ होती है, ना ही तो इंडिविजुअल लेवल पे एक बार में ग्रोथ होती, ना ही कंट्री लेवल पे। बहुत सारी बोटलनेक्स, बोटलनेक मतलब क्या है कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग दिक्कतें सामने आती हैं जब हम ग्रोथ करने की बात करते हैं। तो उन ग्रोथ को सोल्व करने के लिए बैलेंस्ड ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर एक कंट्री को ग्रो करना है तो उसे किसी भी हाल में बैलेंस ग्रोथ तो करना ही पड़ेगा। जब तक वो बैलेंस ग्रोथ करेगी नहीं, इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। और उसमें क्या आएंगे, बहुत सारे बोटलनेक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उनको भी सोल्व करना पड़ेगा अलग अलग पॉलिसीज की हेल्प से। इसके बाद क्या था अगला पॉइंट, बैलेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर। अब किन किन सेक्टरों के बीच में बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या आता है, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, फर्दर ग्रोथ हम कर सकते हैं। और जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ है वो बेटर है, हमारे पास प्रेजेंट कंजप्शन के लिए चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भी बढ़िया होना चाहिए और फिजिकल कैपिटल भी क्या होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, कमी थोड़ा पॉपुलेशन की, लेकिन फिजिकल कैपिटल लेने की पैसा उतना ही कम है। पैसा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एसेट्स उतनी ही क्या है, कम है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अब जब फिजिकल एसेट में कमी आएगी, फिजिकल कैपिटल में कमी आएगी तो होगा क्या, ह्यूमंस को जॉब कैसे मिलेगी, वो कैसे सर्वाइव करेंगे बिना फिजिकल रिसोर्सेज के, तो ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर सपोज करो ह्यूमंस बहुत ज़्यादा हो गए, तो अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा हो गए तो हुआ क्या, अब सबको जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए तो वो सब क्या करेंगे, गरीबी में जिएंगे, पॉवर्टी रहेगी कंट्री के अंदर। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, डेवलप नहीं कर पाते। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो यूएसए का। अब यूएसए में क्या है, पॉपुलेशन इतनी कम है, ठीक है, और पैसा इतना फालतू है, रिसोर्सेज इतने फालतू हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो लोग वेल डेवलप हैं। अब बात करोगे चाइना का एग्जांपल, चाइना में भी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, चाइना में इंडस्ट्रीज ही बहुत ज़्यादा है। कभी देखना इंडिया में कितनी इंडस्ट्रीज है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना बहुत आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमसे, ठीक है, तो चाइना में इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से उसके पास जो फिजिकल कैपिटल है वो भी क्या है, ठीक ठाक है, मतलब दोनों का रेशो सही चल रहा है। इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि फिजिकल कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, हमारे वहाँ फिजिकल कैपिटल है नहीं, ह्यूमन कैपिटल बिल्कुल टॉप पे है। मतलब वही बात है ना भाई कि खुद के सोने के लिए जगह नहीं है, पर चुन्नू मुन्नू घूम रहे हैं फैमिली में 4-5, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। और जिनके पास थोड़ी समझदारी है, ठीक है, तो वो सिस्टम चलाते हैं हम दो हमारे दो टाइप के। लेकिन बाकी जो लोग हैं, ठीक है, मतलब उनके पास प्रॉपर, मैं कई बार देख के सोचता हूँ, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है आपके पास जब, तो क्या जरूरत है फैमिली को आगे बढ़ाने की। अब मान लो कि आप उन्हें क्या ज़िंदगी दे रहे हो, ना आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगे, ना अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाओगे, तो क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया भाई कुछ लोगों को मत आने दो इस दुनिया में, खामा खा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो और तेज़ी से डेवलप नहीं कर पा रहा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये वही सिस्टम चल रहा है भाई आजकल, पता नहीं क्या अजीब सा सिस्टम चल रहा है कि जिन लोगों के पास पैसा है, प्रॉपर रिसोर्सेज है कि हाँ भाई फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं, वो बेचारे शादी भी नहीं कर रहे, बच्चे भी नहीं हो रहे, ठीक है, और जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके घर में 4-5 ऐसे बच्चे घूम रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तो बैलेंस बिटवीन, वैसे वो अलग बात है कि अब कंट्री में समझदार लोग हो रहे हैं, पहले वाला ज़माना बदल रहा है धीरे धीरे कि फैमिली प्लानिंग अब सबको आती है। पहले टाइम में फैमिली प्लानिंग नाम कोई चीज़ होती ही नहीं थी, ठीक है, सब कहते हैं भगवान की देन है ये, तो अपने आप ही पल जाएंगे, ठीक है, जानवर थोड़ी ना भाई। बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। अब बैलेंस किसके बीच में होना चाहिए, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के बीच में, यानी कि फॉरेन ट्रेड भी हो अच्छे तरीके से, डोमेस्टिक ट्रेड भी हो वो भी अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग है उसका बैलेंस होना क्या है, बहुत जरूरी है अगर हमें डेवलप करना है। तो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। अगर मान लो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी चीज़ों को बाहर कंट्री में कम बेच रहे हैं, तो इससे होगा क्या, फॉरेन जो करेंसी है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है ट्रेडिंग के वक्त। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड के बीच में। इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बैलेंस ग्रोथ।
गवर्नमेंट का अपना एक रोल होना चाहिए बैलेंस ग्रोथ के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो हर एक सेक्टर पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रही है। ऐसा ना हो कि किसी एक सेक्टर को अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रही है पर दूसरे सेक्टर पे गवर्नमेंट का ध्यान जा ही नहीं रहा। अब सपोज करो जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, हाँ तभी आया था फर्स्ट 1951 में, तब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह चलाई। लेकिन भाई इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो तो हो ही नहीं रही। आज भी देखो, आज भी लोगों को जब किसी बेटर जगह काम करना होता है तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ। तो जो इतने गांव वगैरह हैं वहाँ भी तो डेवलप करो इंडस्ट्रीज़, तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? एक तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, दूसरी बात लोगों को अपना गांव अपना शहर छोड़ना नहीं पड़ेगा दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए, वो वहीं पर काम मिल जाएगा उन्हें अच्छे तरीके से। और कौन छोड़ना चाहता है? अगर सबको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले अब जहाँ पे वो रहे हैं बचपन से उसी जगह पे, तो वो कोई नहीं जाएगा किसी कहीं और। तो सबके सब सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर रिसोर्सेज के लिए अपनी जगह छोड़ते हैं, वरना किसी को पसंद नहीं होता जहाँ पे वो बचपन से रहे हैं उस जगह को छोड़ें। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे जहाँ पे बैलेंस होना क्या है बहुत ज़रूरी है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो भी समझ में आ गई होगी और हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? मैं उन कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और जो भी क्वेरी होगी उसे रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके दूसरे कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है? और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।